नमस्कार। आज हम भारत के लंबे और दिलचस्प इतिहास की गलियों में झांकने वाले हैं। हमारे सामने प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत से जुड़े कई अहम पड़ावों और क्या कहते हैं शख्सियतों की जानकारी है। हाँ बिल्कुल। देखिए, इतिहास सिर्फ तारीखों और राजाओं के नाम रटना नहीं है। सही बात है। हम कोशिश करेंगे कि इन जानकारियों के जरिए समझें कि भारत कैसे बना, कौन सी बड़ी घटनाएं हुई और उनका क्या मतलब था। इसे इतिहास की एक गहरी समझ बनाने की कोशिश समझिए। बिल्कुल। इतिहास एक नदी की तरह है जिसमें कई धाराएं आकर मिलती हैं, है ना। इन सवालों और जवाबों को हम सिर्फ तथ्यों की तरह नहीं बल्कि उन धाराओं की तरह देखेंगे जो मिलकर आज के भारत का महासागर बनाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर प्राचीन भारत से। अच्छा, प्राचीन भारत तो सबसे पहले जिक्र आता है सिंधु घाटी सभ्यता का। एक सवाल था लोथल के बारे में, जो गुजरात में है। वहां ऐसा क्या खास मिला था? लोथल, हाँ। देखिए, लोथल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वहां एक कृत्रिम ईंटों का डॉकयार्ड, यानी कि आप कह सकते हैं जहाज बनाने और मरम्मत करने की जगह मिली है। अच्छा, डॉकयार्ड। हाँ, ये हड़प्पा सभ्यता के समुद्री व्यापार का पक्का सबूत है। सोचिए, आज से हजारों साल पहले उनके पास ऐसी इंजीनियरिंग शक्ति थी, वे समुद्री व्यापार के लिए बंदरगाह बना सके। ये उनकी उन्नत सोच और व्यापारिक पहुंच दिखाता है। और मोहनजोदड़ो का जिक्र भी था, वहां के विशाल स्नानागार के बारे में। ये सिर्फ नहाने की जगह थी या उसका कुछ और महत्व था? मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार और वहां की जो परिकल्पित नगर योजना है, सीधी सड़कें, ढकी हुई नालियां, ये सब उस सभ्यता की शहरी प्लानिंग और सामाजिक संगठन का कमाल दिखाते हैं। स्नानागार शायद सिर्फ नहाने के लिए नहीं था, हो सकता है इसका कोई धार्मिक या सामुदायिक महत्व भी रहा हो। ये उनकी इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है वाकई। सिंधु घाटी के बाद फिर बड़े साम्राज्यों का दौर आता है। मौर्य वंश की बात करें तो अशोक का नाम जरूर आता है, खासकर कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व, उसके संदर्भ में। हाँ बिल्कुल। कलिंग युद्ध अशोक के जीवन का एक, कह सकते हैं, निर्णायक मोड़ था। इस युद्ध की भयावहता देखकर ही उनका हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाकर धम्म विजय की नीति अपनाई। धम्म विजय? हाँ, मतलब युद्ध से नहीं बल्कि धर्म और शांति के रास्ते से विजय पाना। और देखिए, सांची का मशहूर स्तूप भी अशोक ने ही बनवाया था, जो बौद्ध कला का एक शानदार उदाहरण है। अच्छा, और मौर्य दरबार में एक यूनानी राजदूत का भी जिक्र है, मेगास्थनीज। उनकी किताब इंडिका कितनी महत्वपूर्ण है? मेगास्थनीज, हाँ, वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। हालांकि इंडिका अपने मूल रूप में तो अब मौजूद नहीं है, लेकिन दूसरे यूनानी लेखकों ने उसके जो हिस्से नकल किए हैं, उनसे हमें मौर्यकालीन भारत के समाज, प्रशासन और खासकर पाटलिपुत्र शहर के बारे में काफी जानकारी मिलती है। अच्छा, ये एक बाहरी पर्यवेक्षक का नजरिया है जो बहुत कीमती है। मौर्यों के बाद गुप्त वंश का स्वर्णिम काल आता है। महाराजा धीराज की उपाधि सबसे पहले किसने ली थी, और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना? महाराजा धीराज जैसी भव्य उपाधि धारण करने वाले पहले गुप्त शासक थे चंद्रगुप्त प्रथम, और शिक्षा के क्षेत्र में गुप्तों का बड़ा योगदान रहा। कुमारगुप्त प्रथम ने 5वीं शताब्दी में नालंदा महाविहार, जिसे हम विश्वविद्यालय कहते हैं, उसकी स्थापना की, जो ज्ञान का एक विश्व प्रसिद्ध केंद्र बना। बाद में पाल वंश के शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की और नालंदा का पुनरुद्धार भी करवाया था। प्राचीन भारत में ज्ञान विज्ञान की भी बात होनी चाहिए। पाणिनि की अष्टाध्यायी का जिक्र क्यों जरूरी है? पाणिनि की अष्टाध्यायी, जो करीब 6वीं-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की है, वो सिर्फ संस्कृत व्याकरण का ग्रंथ नहीं है, वो तो भाषा विज्ञान का एक चमत्कार है, कह सकते हैं। इसने संस्कृत भाषा को नियमों में बांधकर एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक रूप दिया, जिसका प्रभाव आज तक है। और हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट की हर्षचरित। हाँ, बाणभट्ट की हर्षचरित संस्कृत गद्य का उत्कृष्ट नमूना है। ये हर्षवर्धन की जीवनी तो है ही, साथ ही ये उस जमाने के समाज, संस्कृति और राजनीतिक माहौल का बड़ा सजीव चित्रण करती है। अच्छा, इससे हमें पता चलता है कि दरबारी साहित्य भी ऐतिहासिक जानकारी का कितना अहम स्रोत हो सकता है। और हाँ, इसी हर्षवर्धन के समय चीनी यात्री हुएन त्सांग भारत आए थे, जिन्हें तीर्थ यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है।
दक्षिण भारत की तरफ देखें तो चोल वंश के राजराजा प्रथम का नाम आता है। बिल्कुल। राजराजा प्रथम, जिनका शासनकाल लगभग 985 से 1014 ईस्वी तक रहा, वो चोल साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली शासकों में से थे। उन्होंने न सिर्फ एक विशाल साम्राज्य बनाया, बल्कि कला और स्थापत्य को भी खूब बढ़ावा दिया, जैसे तंजावुर का प्रसिद्ध बृहदीश्वर मंदिर। और पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम भी शिक्षा और संस्कृति का बड़ा केंद्र थी। कला की बात चली है तो गांधार कला शैली का जिक्र भी था। ये क्या थी? गांधार कला ये कुषाण काल में खासकर राजा कनिष्क के समय विकसित हुई। इस पर यूनानी रोमन कला का प्रभाव साफ दिखता है और इसमें बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियां बड़े पैमाने पर बनाई गई। इसे ग्रीको बौद्ध कला भी कहते हैं। ओके। और ये भी याद रखने वाली बात है कि कनिष्क के समय में ही चौथी बौद्ध संगीति हुई और बौद्ध धर्म महायान और हीनयान शाखाओं में बंट गया। एक और संघर्ष का जिक्र था, त्रिपक्षीय संघर्ष। ये किन के बीच था और क्यों? ये संघर्ष, ये 8वीं 9वीं शताब्दी में कन्नौज पर कब्जे के लिए 3 बड़ी शक्तियों, उत्तर भारत के गुर्जर प्रतिहार, बंगाल के पाल और दक्कन के राष्ट्रकूट के बीच हुआ था। कन्नौज के लिए? हाँ, क्योंकि कन्नौज उस समय उत्तर भारत की राजनीतिक सत्ता का प्रतीक माना जाता था, इसलिए उस पर नियंत्रण बहुत अहम था। इस लंबे संघर्ष ने असल में तीनों शक्तियों को कमजोर भी कर दिया था। अच्छा, प्राचीन भारत के कुछ और जरूरी तथ्य, जैसे बुद्ध को ज्ञान कहाँ मिला, उनका जन्म कहाँ हुआ और महावीर ने कब घर छोड़ा? गौतम बुद्ध को बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो आजकल नेपाल में है। और एक रोचक बात यह है कि वैशाख पूर्णिमा का दिन उनके जीवन में बहुत खास है। इसी दिन उनका जन्म हुआ, इसी दिन ज्ञान प्राप्त हुआ और महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु भी इसी दिन हुई। अरे वाह, ये तो अद्भुत संयोग है ना? और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर ने 30 साल की उम्र में ज्ञान की खोज में घर छोड़ा था। और सिंधु घाटी से जुड़े कुछ और बिंदु, जैसे मोहनजोदड़ो का मतलब, जुताई के साक्ष्य, टेराकोटा का हल, अग्नि वेदिकाएं। हाँ, ये भी जरूरी है। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का मतलब है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला? ओह जी। जुताई के निशान राजस्थान के कालीबंगन से मिले हैं, हरियाणा के बनावली से मिट्टी का बना हल मिला है और कालीबंगन और लोथल, इन दोनों जगहों से अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य मिले हैं, जो शायद किसी धार्मिक अनुष्ठान से जुड़े हों। ये सब हड़प्पा सभ्यता में कृषि और धार्मिक रिवाजों के महत्व को दिखाते हैं। और हाँ, हड़प्पा की मशहूर मोहरें ज्यादातर सेल खड़ी, जिसे स्टेयाटाइट कहते हैं, उससे बनती थी। हालांकि टेराकोटा का भी इस्तेमाल होता था। और वो शहरों का निचला हिस्सा पूर्वी हिस्सा कहलाता था। और औजार तांबे के? हाँ, शहरों का पूर्वी हिस्सा आमतौर पर निचला शहर कहलाता था, जहां शायद आम लोग रहते थे। और हथियार और औजार बनाने के लिए मुख्य रूप से तांबे का इस्तेमाल होता था, क्योंकि ये कांस्य युग की सभ्यता थी। हड़प्पा स्थल की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। धोलावीरा लूनी नदी के किनारे था, गुजरात में, और बुर्जे-होम, जो जम्मू कश्मीर में है, वो अपने गड्ढा घरों के लिए जाना जाता है। ठीक है, चलिए अब मध्यकाल की तरफ बढ़ते हैं। भारत में इस्लाम का आगमन और सल्तनत काल की शुरुआत। मध्यकाल की शुरुआत अक्सर 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के सिंध आक्रमण से मानी जाती है, लेकिन उत्तर भारत में तुर्क शासन की नींव असल में तराइन के युद्धों से पड़ी। तराइन की युद्ध? हाँ, 1191 में तराइन की पहली लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया, लेकिन 1192 में दूसरी लड़ाई में मोहम्मद गोरी जीत गया। इसी के बाद दिल्ली सल्तनत का रास्ता खुला। दिल्ली सल्तनत में एक नाम बहुत खास है, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान, बिल्कुल। वो 1236 से 1240 तक शासक रहीं और दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला थीं। उनका शासनकाल छोटा जरूर था, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने पुरुष प्रधान समाज और शक्तिशाली तुर्क सरदारों की चुनौतियों का सामना किया। ये उस दौर में एक असाधारण बात थी। सल्तनत काल में और कौन से महत्वपूर्ण विदेशी यात्री या विद्वान आए? 2 नाम बहुत अहम हैं। एक है अल-बिरूनी, जो महमूद गजनवी के साथ 11वीं सदी में भारत आए थे। वही महमूद गजनवी जिसने 1026 में सोमनाथ मंदिर लूटा था। हाँ। अल-बिरूनी ने अरबी में किताबुल हिंद लिखी, जो उस समय के भारत के समाज, धर्म,
विज्ञान और रीति रिवाजों का अद्भुत दस्तावेज है। दूसरे थे मोरक्को की यात्री इब्न बतूता, जो 14वीं सदी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आए। उनका यात्रा वृत्तांत रहला भी उस दौर की जानकारी का बेहतरीन स्रोत है। और फिर आता है मुगल काल, जिसकी नींव पानीपत की पहली लड़ाई से पड़ी। बिल्कुल। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी को हराया और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। और बाबर ने अपनी आत्मकथा भी लिखी थी। हाँ, तुज़ुक-ए बाबरी, जिसे बाबरनामा भी कहते हैं, वो तुर्की भाषा में लिखी थी, जो बहुत रोचक है। बाबर ने 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को भी हराया, जिससे उत्तर भारत में उसकी स्थिति और मजबूत हुई। मुगलों में अकबर का जिक्र जरूर होता है, उनकी नीतियां, उनका दरबार। अकबर, हाँ, शासनकाल 1556 से 1605 वो मुगल बादशाहों में सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। उनके शुरुआती दिनों में बैरम खान उनके संरक्षक थे। अकबर ने प्रशासन में कई सुधार किए, जैसे राजा टोडरमल द्वारा विकसित की गई भू राजस्व प्रणाली जब्त या दहसाला। हाँ, ये पिछले 10 साल की औसत उपज पर आधारित थी, जिससे राजस्व व्यवस्था में स्थिरता आई। इसमें परती जैसी जमीन का भी जिक्र है, जिसे कुछ समय खाली छोड़ा जाता था ताकि उर्वरता वापस आ जाए। अकबर की धार्मिक नीति, दीने इलाही और उनके नौरत्नों के बारे में भी सवाल थे। अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई और विभिन्न धर्मों के बीच संवाद को बढ़ावा दिया। दीने इलाही इसी सोच का नतीजा था, हालांकि ये कोई संगठित धर्म नहीं बन पाया। और नौरत्न? हाँ, उनके दरबार में नवरत्न थे, जिनमें अबुल फजल थे, जिन्होंने अकबरनामा और आईने अकबरी लिखी। तानसेन थे, महान संगीतकार जो रबाब बजाते थे, और राजा टोडरमल जैसे लोग शामिल थे। अबुल फजल की कृति सिर्फ अकबर की जीवनी नहीं, बल्कि उस युग के प्रशासन और समाज का विश्वकोश है, कह सकते हैं। और फिरदौसी की शाहनामा, वो भी इसी दौर से है। नहीं, शाहनामा फारसी का महाकाव्य है, जिसे फिरदौसी ने गजनवी के समय के आसपास लिखा था, मुगलों से पहले। अच्छा, ठीक है। अकबर के बाद के मुगल शासकों में औरंगजेब का नाम आता है, जिसने जजिया कर फिर से लगाया था। हाँ, औरंगजेब का शासनकाल 1658 से 1707 तक रहा। उसकी नीतियां अकबर से काफी अलग थीं। उसने जजिया कर फिर से लागू किया, जो गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था। उसके समय में मुगल साम्राज्य सबसे बड़ा जरूर हुआ, लेकिन उसकी कट्टर नीतियों और लंबे दक्कन युद्धों ने साम्राज्य को कमजोर भी किया। इसी दौर में दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य भी था। हाँ, मध्यकाल में दक्षिण भारत में विजयनगर एक शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य था, जिसकी स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने की थी। कृष्णदेवराय इसके सबसे प्रसिद्ध शासक थे, जो तुलु वंश के थे। बाद में अराविदु वंश इसका अंतिम राजवंश बना। वीर नरसिंह तुलु वंश के संस्थापक थे। शेरशाह सूरी का भी जिक्र जरूरी है, जिसने हुमायूं को हराया था। शेरशाह सूरी, बिल्कुल। असली नाम फरीद खान था। उसने हुमायूं को चौसा 1539 और कन्नौज 1540 के युद्धों में हराकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। हुमायूं को भागना पड़ा था। हाँ, हुमायूं को ईरान भागना पड़ा। शेरशाह का शासनकाल छोटा रहा, 1540 से 1545 तक, लेकिन उसने प्रशासन और सड़क निर्माण जैसे ग्रैंड ट्रंक रोड या सड़क-ए-आज़म में महत्वपूर्ण सुधार किए। और मध्यकालीन भारत से जुड़े कुछ और युद्ध, जैसे तराइन का पहला युद्ध, चंदावर का युद्ध, हल्दी घाटी। हाँ, तराइन का पहला युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीते थे। चंदावर का युद्ध 1194 में जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ, जिसमें गोरी जीता। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में अकबर की सेना और महाराणा प्रताप सिंह के बीच लड़ा गया था। और एक पेशावर का युद्ध भी था 1001 ईस्वी में राजा जयपाल और महमूद गजनवी के बीच। तैमूर का दिल्ली पर आक्रमण कब हुआ? तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था, जिससे तुगलक साम्राज्य का लगभग अंत हो गया। मुगल खुद को तैमूर का वंशज मानते थे। और मध्यकालीन भारत का पहला भारतीय हिंदी विद्वान और प्रमुख उद्योग? मलिक मोहम्मद जायसी को मुगल काल का प्रमुख हिंदी विद्वान माना जाता है, जिन्होंने पद्मावत लिखी, और मुगल काल में सूती वस्त्र उद्योग प्रमुख था। ठीक है, अब आधुनिक भारत की तरफ आते हैं, जहां यूरोपीय कंपनियों का आगमन और ब्रिटिश राज की स्थापना होती है। इसकी शुरुआत पुर्तगालियों से होती है। पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा 1498 में कालीकट पहुंचा, जिससे
भारत के लिए समुद्री मार्ग खुल गया। पहले पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने नीले पानी की नीति यानी समुद्र पर नियंत्रण की नीति शुरू की और 1510 में अल्फोंसो डी अल्बुकर्क ने गोवा पर कब्जा कर लिया। कैलिको क्या था? पुर्तगाली जब कालीकट से सूती कपड़ा यूरोप ले गए तो उसे वहां आमतौर पर कैलिको कहा जाने लगा, कालीकट के नाम पर। और डच भी आए। भारत में उनकी सबसे पुरानी बस्ती पुलिकट मानी जाती है। और फिर अंग्रेज? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई और उन्होंने अपने केंद्र कहाँ बनाए? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना साल 1600 में हुई। उन्होंने धीरे धीरे अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। क्रम देखें तो सूरत, फिर मद्रास, बॉम्बे और फिर कलकत्ता। कलकत्ता में उन्होंने फोर्ट विलियम नाम का किला बनवाया। उनकी पहली फैक्ट्री बंगाल में हुगली नदी के किनारे 1651 में लगी थी। बंगाल में उनकी सत्ता कैसे स्थापित हुई? प्लासी और बक्सर की लड़ाई का क्या महत्व है? पन में नवाब अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद उनके नाती सिराजुद्दौला नवाब बने। और फिर प्लासी का युद्ध? हाँ, 23 जून 1757 को प्लासी की लड़ाई हुई। इसमें रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब के सेनापति मीर जाफर को अपनी तरफ मिला लिया और सिराजुद्दौला को हरा दिया। ये अंग्रेजों की भारत में पहली बड़ी जीत थी, कह सकते हैं। भले ही ये धोखाधड़ी से जीती गई हो, मीर जाफर ने धोखा दिया था। और बक्सर? लेकिन असली निर्णायक लड़ाई थी 1764 में बक्सर की। इसमें अंग्रेजों ने हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में बंगाल के अपदस्थ नवाब मीर कासम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं को हराया। अच्छा। इसके बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई, जिससे कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी यानी राजस्व वसूलने का अधिकार मिल गया। इसने भारत में अंग्रेजी राज की नींव पक्की कर दी। ब्रिटिश राज के विस्तार में कुछ गवर्नर जनरल और उनकी नीतियों का बड़ा हाथ रहा। हाँ बिल्कुल, जैसे लॉर्ड कॉर्नवालिस में 1793 में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट लागू किया। इसमें जमींदारों को भूमि का मालिक बना दिया गया। और लॉर्ड डलहौजी की व्यपगत का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति बहुत कुख्यात रही। इसके तहत उत्तराधिकारी न होने पर राज्यों को हड़प लिया जाता था। सतारा 1848 पहला राज्य था जिसे इस नीति के तहत मिलाया गया। डलहौजी के समय ही 1853 में भारत में पहली रेलवे लाइन बिछी और पंजाब, अवध, स्रोत में बंगाल भी है पर अवध का विलय ज्यादा चर्चित है और सतारा का विलय भी हुआ। थॉमस मुनरो की रैयतवाड़ी व्यवस्था भी थी। हाँ, थॉमस मुनरो ने 1820s में दक्षिण भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू की, जिसमें सीधे किसानों रैयत से लगान तय किया जाता था। आंग्ल मैसूर युद्धों का भी जिक्र आता है। हाँ, अंग्रेजों और मैसूर राज्य के बीच युद्ध हुए। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध मैंगलोर की संधि 1784 से खत्म हुआ। तीसरा युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 से खत्म हुआ, जिसके तहत टीपू सुल्तान को मालाबार समेत कई इलाके अंग्रेजों को सौंपने पड़े। श्रीरंगपट्टनम का किला कर्नाटक में है। ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ पहला बड़ा विद्रोह 1857 में हुआ। बिल्कुल। 1857 का विद्रोह, जिसे सिपाही विद्रोह या भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं, मेरठ के सिपाहियों ने शुरू किया था। इसमें कौन शामिल थे? दिल्ली में प्रतीकात्मक नेता के तौर पर अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह द्वितीय को चुना गया। बिहार में इसका नेतृत्व वीर कुंवर सिंह ने किया। इस विद्रोह के बाद 1858 में भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया और गवर्नर जनरल अब वाइसराय कहलाने लगा। लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल और पहले वाइसराय थे। काला पानी किसे कहते थे? स्वतंत्रता से पहले अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को काला पानी कहा जाता था, जहां क्रांतिकारियों को सजा के तौर पर भेजा जाता था। 10वीं सदी में समाज सुधार आंदोलनों का भी जोर रहा। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण दौर था। राजा राममोहन रॉय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की और सती प्रथा जैसी कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई। सती प्रथा का अंत किसने किया? राजा राममोहन रॉय के अथक प्रयासों के बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा को अवैध घोषित किया। बेंटिक बंगाल के पहले गवर्नर जनरल भी थे, जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद बने थे, वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद। नहीं, माफ कीजिए, वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे 1773 में। बेंटिक बाद में भारत के गवर्नर जनरल बने थे। अच्छा, सुधार जारी रखते हैं। ज्योतिबा फुले ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की।
और जाति प्रथा व महिलाओं के शोषण के खिलाफ काम किया। उन्होंने मराठी में गुलामगिरी पुस्तक भी लिखी। आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की और वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। स्वामी विवेकानंद ने 1897 में बेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। और हाँ, 1893 में शिकागो विश्व धर्म संसद में उनका भाषण एक ऐतिहासिक घटना थी। प्रार्थना समाज और तत्वबोधिनी सभा। 1867 में बॉम्बे में केशव चंद्र सेन की मदद से आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की और देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। और फिर राष्ट्रीय आंदोलन का दौर शुरू होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ। हाँ, 1885 में बॉम्बे में 72 प्रतिनिधियों ने मिलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। इसके पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष वो थी एनी बेसेंट। 1917 कलकत्ता अधिवेशन। और पहले भारतीय जो ब्रिटिश संसद के सदस्य बने दादा भाई नौरोजी, लिबरल पार्टी के टिकट पर। उन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। कांग्रेस के शुरुआती दौर में और कौन से संगठन बने? 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी और गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाई। तिलक का नारा तो बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। उन्होंने केसरी, मराठी और मराठा अंग्रेजी अखबार भी निकाले। कांग्रेस में फूट कब पड़ी? 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई। बाद में 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ, जिसे लखनऊ पैक्ट कहते हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में बंगाल विभाजन एक बड़ी घटना थी। हाँ, लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया। तारीख थी 16 अक्टूबर 1905। इसका भारी विरोध हुआ और स्वदेशी आंदोलन चला। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। मॉर्ले मिंटो सुधार क्या थे? ये 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम था, जिसने विधान परिषदों में भारतीयों का प्रतिनिधित्व बढ़ाया, लेकिन साथ ही मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल भी शुरू किया, जो विभाजनकारी साबित हुआ। फिर गांधी जी का भारत आगमन और उनके आंदोलन। गांधी जी 1915 में 21 साल दक्षिण अफ्रीका में रहने के बाद भारत लौटे। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा उस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष थे। गांधी जी का पहला सत्याग्रह। उनका पहला बड़ा सत्याग्रह 1917 में बिहार के चंपारण में नील किसानों के समर्थन में तिनकठिया प्रणाली के खिलाफ था। फिर 1918 में अहमदाबाद में सूती मिल श्रमिकों के लिए सत्याग्रह किया। और रॉलेट एक्ट? 1919 में रॉलेट एक्ट आया, जिसमें बिना मुकदमे के किसी को भी जेल में डालने का अधिकार सरकार को मिल गया था। इसके विरोध में गांधी जी ने पहला राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह शुरू किया। इसी एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा हो रही थी जब हत्याकांड हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसी ने नाइटहुड लौटाया था? हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर ने विरोध स्वरूप अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में बताएं। सितंबर 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन फरवरी 1922 में चौरी चौरा गोरखपुर की हिंसक घटना के बाद गांधी जी ने इसे वापस ले लिया। स्वराज पार्टी। असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, जो अध्यक्ष थे, ने स्वराज पार्टी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य परिषदों में प्रवेश कर सरकार का विरोध करना था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1930 में गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए साबरमती आश्रम से दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च किया। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते के बाद इसे स्थगित किया गया। ये समझौता इसी आंदोलन से जुड़ा था। स्वतंत्रता संग्राम में और कौन से महत्वपूर्ण मोड़ आए? क्रांतिकारी गतिविधियां? हाँ, क्रांतिकारी आंदोलन भी साथ साथ चल रहा था। 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना ने गदर पार्टी की स्थापना की। 1928 में दिल्ली में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद आदि ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन
HSRA की स्थापना की। असेंबली बॉम्ब कांड। हाँ, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली सेंट्रल असेंबली में बम फेंका, जिसका मकसद किसी को मारना नहीं बल्कि बहरों को सुनाना था। बारदोली सत्याग्रह। 1928 में गुजरात के बारदोली में किसानों ने बढ़े हुए लगान के खिलाफ आंदोलन किया, जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। यहीं उन्हें सरदार की उपाधि मिली। खुदाई खिदमतकार। ये पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी या बादशाह खान भी कहते हैं, द्वारा स्थापित एक अहिंसक संगठन था। लाहौर अधिवेशन। 19 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ और पहली बार तिरंगा फहराया गया। और डॉक्टर अंबेडकर और पूना पैक्ट का क्या महत्व है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और 1930 में अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना की। जब ब्रिटिश सरकार ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की घोषणा की, तो गांधी जी ने पूना की यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। अंततः 1932 में गांधी जी और अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ, जिसमें दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल के बजाय विधान मंडलों में आरक्षित सीटों पर सहमति बनी। और अंत में भारत छोड़ो आंदोलन। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से अलग होकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान, ग्वालियर टैंक मैदान से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया और करो या मरो का नारा दिया। ये स्वतंत्रता संग्राम का अंतिम बड़ा जन आंदोलन था। इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखी? ये किताब मौलाना अबुल कलाम आजाद ने लिखी, जो स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण विवरण है। कुछ और जरूरी बातें, जैसे स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। नियमित जनगणना कब शुरू हुई? 1881 से भारत में नियमित दशकीय जनगणना की प्रक्रिया शुरू हुई। अफीम युद्ध। ब्रिटेन ने चीन के खिलाफ हुए अफीम युद्धों में भारतीय सिपाहियों और ब्रिटिश भारतीय सेना का इस्तेमाल किया था। राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया? राष्ट्रगान जन गण मन पहली बार 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। सालबाई की संधि। ये संधि 1782 में मराठा साम्राज्य और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी, जिससे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ। वाह। सिंधु घाटी से लेकर 1942 तक का एक लंबा सफर हमने तय किया, कई अहम पड़ावों को छूते हुए। हाँ, और ये सिर्फ कुछ झलकियां हैं। हर घटना, हर व्यक्ति के पीछे एक पूरी कहानी है। हमने देखा कि कैसे अलग अलग दौर में नीतियां बनी, समाज बदला, कला विकसित हुई और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष हुआ। ये सब मिलकर ही भारत की कहानी बनाते हैं। इस पूरी बातचीत से एक सवाल मन में आता है, और शायद हमारे श्रोताओं के मन में भी आए। इतिहास के इतने सारे मोड़ों को देखते हुए क्या कोई खास दौर या कोई खास विचार है जो आज भी हमारे जीवन पर सबसे ज्यादा असर डालता हुआ महसूस होता है? ये सोचने वाली बात है। अतीत की कौन सी विरासत आज भी हमारे साथ चल रही है, इस पर सोचने के लिए छोड़ जाते हैं।